चुनाव लोकतंत्र राजनीति का आधार स्तंभ है। आजादी के बाद से भारत में चुनावों ने एक लंबा रास्ता तय किया है। आइए आज जानते हैं आजादी से अब तक कैसा रहा भारत का चुनावी सफर। अगस्त 1947 में स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद में भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ सत्ता में आई। प्रथम आम चुनाव से ठीक पहले नेहरू के दो पूर्व कैबिनेट सहयोगियों ने कांग्रेस को चुनौती देने के लिए अलग राजनीतिक दलों की स्थापना कर ली थी। जहां एक ओर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर दलित नेता भीमाराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ, जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी का नाम दिया गया, को पुनर्जीवित किया। जो अन्य दल उस समय आगे आए उनमें आचार्य कृपालनी की किसान मजदूर प्रजा परिषद, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1952 की अपनी सफलता की कहानी को 1957 में आयोजित हुए दूसरे लोकसभा चुनावों में भी दोहराने में कामयाब रही। जवाहरलाल नेहरू अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे। तीसरी लोकसभा अप्रैल 1962 में बनाई गई थी। उस समय पाकिस्तान के साथ संबंध खराब बने हुए थे। चीन के साथ दोस्ताना संबंध भी अक्टूबर 1962 के सीमा युद्ध से एक मिथ्या ही साबित हुए। अपनी सरकार द्वारा सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान न देने के मुद्दे पर चारों ओर आलोचना होने के बाद नेहरू को तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को हटाने और अमेरिका की सैन्य सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। नेहरू का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 1964 में कश्मीर से लौटने पर नेहरू सदमे से पीड़ित हुए और दिल का दौरा पड़ने से 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। वो भी ज्यादा दिनों तक नेतृत्व नहीं कर पाए और उनका भी निधन हो गया। एक बार पुनः कांग्रेस नेता विहीन हो गया। कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ते रहे। पांचवी लोकसभा 1971। इंदिरा गांधी ने 1971 में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलाई। गरीबी हटाओ के चुनावी नारे के साथ प्रचार करते हुए वह 352 सीटों के साथ संसद में वापस आईं। छठवीं लोकसभा 1977। गांधी अपने आपातकाल निर्णय की वजह से काफी अलोकप्रिय हुईं और चुनावों में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने 298 सीटें जीती। मोरारजी देसाई 24 मार्च को भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आठवीं लोकसभा 1984 से 1985। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद लोकसभा को भंग कर दिया गया और राजीव गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नौवीं लोकसभा 1989। नवीं लोकसभा के चुनाव भारतीय चुनावी राजनीति में कई मायनों में ऐतिहासिक घटना रहे। इन चुनावों ने राजनेताओं के मतदाता से वोट मांगने के तरीके को बदल दिया। अब जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना केंद्र बिंदु बन गया। 10वीं लोकसभा 1991। 10वीं लोकसभा के चुनाव मध्यावधि चुनाव थे क्योंकि पिछली लोकसभा को सरकार के गठन के सिर्फ 16 महीने बाद भंग कर दिया गया था। यह चुनाव विपरीत वातावरण में हुए और दो सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के चलते इन्हें मंडल मंदिर चुनाव भी कहा जाता है। जहां एक और वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू मंडल आयोग की रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में
अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और सामान्य जातियों के देश भर में इसका विरोध किया। वहीं दूसरी ओर मंदिर अयोध्या के विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में उपयोग कर रही थी। 11वीं लोकसभा 1996। 11वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के परिणामों से एक त्रिशंकु संसद का गठन हुआ और 2 वर्ष तक राजनैतिक अस्थिरता रही, जिसके दौरान देश के 3 प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की कांग्रेस आई सरकार ने सुधारों की एक श्रृंखला को लागू किया, जिसने विदेशी निवेशकों के लिए देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। 21 जून को कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राव नेहरू गांधी परिवार के बाहर दूसरे कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 12वें लोकसभा 1998। अटल बिहारी वाजपेयी की छोटी कार्यकाल ने भाजपा की महत्वाकांक्षा को देखा, हालांकि गठबंधन की अस्थिरता ने प्रभावी शासन को बाधित किया। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। 13वें लोकसभा 1999। कारगिल युद्ध के पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व ने देश के साथ मिलकर अपनी लोकप्रियता को मजबूत किया। हालांकि 2001 में संसद में अतिक्रमण, 2002 के गुजरात दंगों और भाजपा के आंतरिक विचारधारा में अंतर्निहित विवाद नेतृत्वीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में उत्पन्न हुए। 14वें लोकसभा 2004। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का एक कार्यक्रम अनुसरण किया। ऐसी महत्वपूर्ण विधाएं जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ ऐतिहासिक भारत अमेरिका नागरिक नाभिक समझौता भी किया गया। हालांकि राजनैतिक आरोपों और आर्थिक मंदी के आरोपों के बीच सरकार को आलोचना और निगरानी का सामना करना पड़ा। 15वें लोकसभा 2009। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के अध्यक्षता में इस लोकसभा ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विधाओं को देखा। 16वें लोकसभा 2014। अच्छे दिन और परिवर्तनकारी शासन का वादा करते हुए मोदी लहर पर सवार होते हुए भाजपा ने निर्णायक विजय हासिल की। सरकार मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, फिर भी आर्थिक संकट और सांप्रदायिक तनाव जैसी मुद्दों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।